जी। अच्छा, डेटा वैलिडेशन की हम बात करें या वेरिफिकेशन की बात करें, इसको इन टर्म्स ऑफ कंप्यूटिंग पढ़ने से पहले अगर हम जनरली वर्ड्स का के बारे में सोचें या इसका गौर करें, वैलिडेशन और वेरिफिकेशन का मतलब सुनने में या सोचने में तो काफी हद तक सिमिलर लगता है, ठीक है। यानी कोई भी आपसे पूछे कि वैलिडेशन और वेरिफिकेशन में क्या चीज कॉमन है, तो आप यही कहेंगे कि भाई इसमें किसी ना किसी चीज को कंफर्म किया जाता है, ठीक है। वैलिडेट करवाना किसी चीज को, वो भी उसकी ऑथेंटिसिटी चेक करने के लिए किया जाता है, ठीक है। और वेरिफिकेशन भी कंफर्मेशन होती है कि हाँ ये चीज ऐसे ही है जैसे इसको होना चाहिए था। अच्छा, लेकिन अगर इन टर्म्स ऑफ कंप्यूटिंग अगर हम बात कर ले, तो इसका इसमें थोड़ा सा इनमें फर्क भी आ जाता है, इनकी टाइप्स में भी और इनके स्टाइल ऑफ ऑपरेशन में भी, और इनका स्कोप भी थोड़ा सा डिफरेंट हो जाता है कि कौन सा किस चीज के लिए और क्यों इस्तेमाल किया जाता है। फॉर एग्जाम्पल, अगर आपको मैं इनका मेजर डिफरेंस पहले तो बता दूं, वो ये कि दोनों कंफर्मेशन के लिए तो है, ये तो इनकी सिमिलैरिटी होती है, लेकिन इनके अंदर जो बीच में सबसे बड़ा डिफरेंस थी वो ये है कि वेरिफिकेशन एक काइंड ऑफ मैनुअल मेथड्स होते हैं, वेयरएज जो वैलिडेशन होते हैं ये ऑटोमेटिक मेथड्स होते हैं। यानी हमारे सूडोकोड्स में ही दोनों कहीं ना कहीं यूज होंगे, लेकिन वेरिफिकेशन जो है वो मैनुअल मेथड समझे जाते हैं और वैलिडेशन जो है ये ऑटोमेटिकली अपना काम करके देते हैं। अच्छा, अब जरा हम इनकी जो है वो टाइप्स देखते हैं। एक मिनट जरा रुकिएगा। अच्छा अच्छा, तो मैं स्क्रीन शेयर कर दूं पहले आपके साथ। जी बेटा। अच्छा, वेरिफिकेशन की अगर हम बात करें पहले तो मैं आपको वेरिफिकेशन के बारे में कुछ मेन मेन चीजें बताने जा रहा हूँ। अच्छा, डेटा वेरिफिकेशन हमने ये कहा, इसके बारे में एक बात ये कह दी सबसे पहले, इसका फीचर, इसकी प्रॉपर्टी, कि ये मैनुअल काइंड ऑफ मेथड्स होते हैं, ये ऑटोमेटिक नहीं होते, एक बात। दूसरी बात ये कि ये क्या चीज चेक करने या क्या चीज वेरीफाई करने के लिए यूज होते हैं, इनका स्कोप क्या है, ये क्या क्या चीजें चेक या वेरीफाई या किस तरह की चीजों क्या कुछ वेरीफाई कर सकते हैं, ये जरा मैं आपसे बात कर लूं। इनका स्कोप सिर्फ और सिर्फ अली इतना सा है, इनकी जो भी टाइप्स आएंगी आगे, इनके नाम मैं आपको आगे बताऊंगा, उनका स्कोप सिर्फ इतना होता है, इनका फोकस सिर्फ इतना होता है कि ये सिर्फ ये देखने के लिए होते हैं, ये सिर्फ ये वेरीफाई करने के लिए होते हैं कि वेदर डेटा एंटर्ड इज एज पर सोर्स और नॉट, ठीक है। इनका स्कोप सिर्फ ये होता है कि डाटा जो भी एंटर किया गया वो जैसा सोर्स डॉक्यूमेंट में था
वैसा है कि नहीं, या यूं कह लो कि जैसा डेटा इंटेंडेड टू बी, जैसा एंटर किया जाना एज्यूम कर रहे थे हम, वैसा है कि नहीं। अच्छा, मैं इसके टाइप्स के नाम और एग्जांपल्स थोड़ी सी दूंगा, फिर आपको ये चीज ज्यादा क्लियर हो जाएगी कि डेटा वेरिफिकेशन की क्या टाइप्स हैं और ये किस तरह से काम कर रही है। इसके टाइप्स के अंदर लिए हमारे पास सिर्फ और सिर्फ दो टाइप्स हैं। एक का नाम है जी डबल एंट्री मेथड। पहले इसकी बात करते हैं। डेटा वेरिफिकेशन के का पहला मेथड डबल एंट्री मेथड। इसका क्या मतलब है? बहुत दफा आपने देखा होगा, आपके साथ ही एक्सपीरियंस हुआ होगा कि हम जब भी कोई किसी भी वेबसाइट का, किसी भी सोशल मीडिया नेटवर्क है, फेसबुक है, इंस्टाग्राम है या जीमेल वगैरह का अकाउंट साइन अप करते हैं किसी भी वेबसाइट का, तो उसमें आपसे वो डिफरेंट चीजें पूछ रहा होता है। सब चीजें एक एक दफा हम लिख रहे होते हैं, लेकिन डबल एंट्री मेथड कहाँ पे यूज हुआ हुआ होता है? जहां पर हमसे वो हमारा पासवर्ड पूछता है, ठीक है। यानी वो हमसे कहता है कि पासवर्ड एक दफा लिखें पहले, और फिर जो पासवर्ड हम लिखते हैं वो हमसे दोबारा भी टाइप करवाता है, ठीक है। वो किस लिए टाइप करवाता है? यही डबल एंट्री मेथड होता है, ताकि ऐसी कोई मिस्टेक ना हो कि मुझे पासवर्ड रखना कुछ था, अगर एक ही दफा मुझसे वो लिखवाएगा तो माइट भी वो कोई एक लेटर आगे पीछे बाय मिस्टेक मुझसे हो जाए, कीबोर्ड पे मुझे की कोई और प्रेस करनी थी, कुछ और हो जाए। फॉर एग्जांपल मुझे पाकिस्तान 123 लिखना था, वो पाकिस्तान 123 की जगह 3 के साथ 4 डिजिट होता है, पाकिस्तान 124 हो जाए। तो दो दफा लिखवाने का मकसद ये होता है ताकि वो दोनों दफा जब लिखवाया जाए तो दोनों एंट्रीज को कंपेयर किया जाए, पहली एंट्री को दूसरी एंट्री के साथ। ठीक, अगर दोनों मैच कर रही हैं तो ठीक है, अगर मैच नहीं कर रही तो वो यूजर को इंटीमेट कर देता है कि आपने जो दोनों एंट्रीज की दे आर नॉट मैचिंग टुगेदर, आप दोबारा एंटर करें या दोनों को सेम बनाएं। तो डबल एंट्री मेथड क्या है कि यूजर से दो दफा डेटा को एंटर करवाना ताकि दोनों एंट्रीज को कंपेयर किया जाए, और सिर्फ ये टारगेट होता है कि दोनों इनपुट्स जो है, दोनों एंट्रीज जो है वो सेम हो जाए। अच्छा, यहाँ पर मैं आपको एक चीज और, पहले दूसरी टाइप बता दूं फिर एक चीज और बताऊंगा कि क्या क्या वेरिफिकेशन नहीं कर सकता, क्या क्या उसके स्कोप में नहीं आता। अच्छा, अब दूसरी जो हमारे पास टाइप है डेटा वेरिफिकेशन की, वो है जनाब, उसको हम स्क्रीन चेक भी बोलते हैं, और उसको विजुअल चेक भी कहा जाता है। स्क्रीन चेक और विजुअल चेक, क्योंकि ये सेकंड टाइप है, इसमें स्क्रीन को देखकर चेक किया जाता है विजुअली, इसीलिए इसको विजुअल चेक या स्क्रीन चेक दोनों नाम दिए जाते हैं। इसकी एग्जांपल आपने कहाँ देखी होगी? इसकी एग्जांपल इस तरह से होती है कि फॉर एग्जांपल आपने कोई फॉर्म फिल किया और उस फॉर्म में डिफरेंट आंसर आपने दिए, और आपने फॉरवर्ड या नेक्स्ट का बटन दबाया, ठीक है, या सबमिट का बटन दबाया। सो बिफोर फाइनल सबमिशन आपको उसमें सारा एक नेक्स्ट पेज आया और उसमें सारा आपको उस पेज पे दिखाया जो जो आपने आंसर्स दिए, आपने अपना नाम ये लिखा, ठीक है, उसमें सारा डेटा आपके सामने आ रहा है, आपने फादर्स नेम ये लिखा, आपने एड्रेस ये लिखा, आपने CNIC नंबर ये लिखा, ठीक है, सारी चीजें जो जो आपने एंटर की थी वो आपको दिखा रहा है, ताकि आप एक दफा स्क्रीन चेक कर लें, आप विजुअली देख लें उसको, ताकि आप उसको प्रूफ रीड कर लें, ताकि आप खुद उसको देख के आपको पता चल जाए कि आपने कुछ गलत तो नहीं लिखा। तो ये वाला मेथड जो है वो स्क्रीन या विजुअल चेक होता है। अच्छा, डबल एंट्री मेथड की और इसकी एक एक एग्जांपल और ये मैं दे सकता हूँ कि फॉर एग्जांपल डबल एंट्री मेथड में आपने, टीचर ने आपको एक लिस्ट दी कि ये मार्क्स जो है ये आप जरा माइक्रोसॉफ्ट वर्ड में एंटर करके मुझे दे दो, और दूसरी तरफ जो है एक और बच्चे को दिया वही डेटा कि ये भी आप भी क्या करो, वर्ड में एंटर कर दो। दोनों ने सॉफ्ट कॉपीज दे दी टीचर को, और दोनों एंट्रीज को टीचर कंपेयर कर लेगा या सॉफ्टवेयर से कंपेयर करवा लेगा कि वेदर दे आर सेम और नॉट। ये डबल एंट्री मेथड हो गया। स्क्रीन और विजुअल चेक एक तरह और भी तरह से होता है, जो मैंने आपको फॉर्म वाली एग्जांपल दी वो भी ठीक है। दूसरी एग्जांपल ये है कि जब हम कुछ भी टाइपिंग कर रहे होते हैं, हम में से कोई भी, तो हमारे पास हार्ड कॉपी डॉक्यूमेंट है, कोई बुक है, कोई ब्रोशर है, कोई हैंड आउट है, कोई नोट्स है, उससे देख के फॉर एग्जाम्पल हम टाइपिंग कर रहे हैं। तो आप, हमारी हम सबकी प्रैक्टिस होती है कि वेन एवर वी आर टाइपिंग, तो जिस सोर्स डॉक्यूमेंट को देखकर हम टाइप कर रहे होते हैं, तो हम स्क्रीन पर भी देख रहे होते हैं साथ साथ, और साथ साथ हम उस डॉक्यूमेंट को भी पढ़ रहे होते हैं, क्रॉस चेक कर रहे होते हैं कि जो वहां पे लिखा था, मैंने एक दो वर्ड्स लिखे, एक सेंटेंस लिखा, फिर मैंने स्क्रीन पे चेक किया, फिर मैंने देखा विजुअली आंखों से अपनी उस डॉक्यूमेंट पे कि क्या वहां पे यही लिखा था, फिर स्क्रीन पे देखा कि क्या मैंने सही टाइप किया है। तो ये भी स्क्रीन और विजुअल चेकिंग की एग्जांपल है।
अच्छा, अब मैंने आपको एक मेन चीज बतानी है कि क्या स्कोप में नहीं आता वेरिफिकेशन की किसी भी टाइप ऑफ मेथड में। वेरिफिकेशन अली ये नहीं देखता कि डेटा जो एंटर किया गया वो सही है या गलत, उसका करेक्ट होना या इनकरेक्ट होना ये भी वेरिफिकेशन का काम नहीं है। ठीक है, डेटा लॉजिकल है या नहीं ये देखना भी वेरिफिकेशन का काम नहीं है। डेटा सेंसिबल है या नहीं ये भी देखना वेरिफिकेशन का काम नहीं है। और डेटा एज पर एक्सपेक्टेड या एज पर द एक्सेप्टेबल रेंज, विद इन द एक्सेप्टेबल रेंज है या नहीं ये भी देखना जो है वो डेटा वेरिफिकेशन की किसी टाइप का काम नहीं है। ठीक है, तो ये सारी चीजें जो मैंने बताई कि ये सारे काम वेरिफिकेशन के स्कोप में नहीं आते, तो एक्चुअली ये सारी चीजें जो वेरिफिकेशन के स्कोप में नहीं आती यही सारे काम हमें करके देती हैं वैलिडेशन की जितनी भी टाइप्स। अब हम आगे बढ़ेंगे तो वैलिडेशन को मैं यूं डिस्क्राइब कर सकता हूँ, वो सारे काम मैं बोलूंगा जो मैंने बोला वेरिफिकेशन नहीं कर सकता। यानी वैलिडेशन ये देखता है कि डेटा करेक्ट है या इनकरेक्ट, एज पर द क्राइटेरिया बिल्कुल चेक करता है, वैलिडेट करता है कि डेटा करेक्ट है या इनकरेक्ट, डेटा सेंसेबल है भी कि नहीं। यानी ऐसा तो नहीं है कि नंबर ऑफ स्टूडेंट्स मांगे हुए थे और वहां पे 2.5 लिखा हुआ है, अब 2.5 स्टूडेंट्स तो नहीं हो सकते। ठीक है, ऐसा तो नहीं है कि नाम लिखने को कहा था, ठीक है, और किसी ने वहां पे डिजिट्स एंटर कर दिए। तो सेंसेबल होना, एज पर टाइप, करेक्ट टाइप, रेलेवेंट टाइप होना, ठीक है, और एज पर द एक्सपेक्टेड एक्सेप्टेबल रेंज होना ना होना, ये सब कुछ जो है वैलिडेशन कर सकता है और उसका स्कोप में आता है जो वेरिफिकेशन के स्कोप में नहीं आता था। अब मैं आपको एक एक करके जरा वैलिडेशन की टाइप्स पे लेके चलता हूँ। जी, यहाँ पर भी देखते हैं लिखा हुआ है वैलिडेशन एंड वेरिफिकेशन आर यूज्ड टू इंश्योर इनपुट डेटा इज करेक्ट, रीजनेबल और एक्यूरेट. Validation generally is making sure data follows a set of specified rules created by the programmer. अच्छा, अब उसके अंदर इनकी टाइप्स क्या क्या आ जाती हैं जरा वो देख लेते हैं। सबसे इंपॉर्टेंट बात अब यहाँ पर है, ये हमारे पास डिफरेंट टाइप्स है। एक मिनट जरा अली होल्ड करिएगा, बेटा कॉल आ रही है।
जी बेटा सॉरी, आवाज आ रही है जी? जी सर। जी। अच्छा देखिए, अब हमारे पास डेटा वैलिडेशन की ये सारी टाइप्स हैं, जिसमें रेंज चेक भी है, लेंथ चेक्स भी है, टाइप चेक्स भी है, प्रेजेंस चेक्स, फॉर्मेट चेक और चेक डिजिट। ठीक है। अच्छा, अब ये क्या करते हैं सूडो कोड में, इनको किस तरह से यूज करना है और इनको, इनके थ्रू हम क्या क्या वैलिडेट करवा रहे होते हैं। रेंज चेक सीधी सी बात है। अच्छा बाय द वे, इन सारों के नामों से ऑब्वियस हो रहा है इनका काम ये क्या, किस चीज के लिए है। रेंज चेक इसलिए होता है, ये मेक श्योर कराने के लिए कि कोई भी यूजर से जब हम इनपुट लें तो वो किसी स्पेसिफिक रेंज के अंदर ही हो। जैसे आपके सामने भी अब तक कुछ कई क्वेश्चन ऐसे आए जिसमें कहा गया फॉर एग्जांपल यूजर से उसकी मार्क्स पूछो, और मार्क्स जो होने चाहिए वो 0 और 100 के बीच में हो, इस तरह की कोई सिचुएशन हो। या यूजर से उसकी एज पूछो, और एज होनी चाहिए लेट से 18 से लेके 50 ईयर्स तक। ठीक है, तो कोई या कोई फॉर एग्जांपल गाड़ी की स्पीड पूछो यूजर से, और स्पीड होनी चाहिए इतने से इतने। तो जब भी कभी यूजर से ली जाने वाली इनपुट को वैलिडेट इस तरह से करना हो कि सवाल में एक सर्टेन कंडीशन बताई हुई हो कि यूजर की इनपुट इस और इस वैल्यू के बीच में हो, यानी एक सर्टेन रेंज के अंदर हो, तो हम उसमें रेंज चेक हमें यूज करने का इशारा होता है, और फिर हम वहां पर रेंज चेक यूज करते हैं। अच्छा, दूसरी बात ये अली की, ये जितने भी चेक्स हैं, ये जब सूडो कोड में हम आप इनको लगते हुए देखोगे तो ये आप कहोगे ये तो कंडीशनल स्टेटमेंट यानी इफ स्टेटमेंट ही यूज हुई हुई है। तो ये लगते थ्रू इफ स्टेटमेंट ही है, यानी हम इफ स्टेटमेंट में ऐसी कंडीशन लगा देते हैं, और उसको हम टेक्निकली कह रहे होते हैं कि भाई ये हमने रेंज चेक यूज किया, ये फला चेक यूज किया। अब जैसे यहाँ पर आप ये सूडो कोड अपने सामने देखो, इसमें रिपीट अंटिल लूप शुरू होता है, इनपुट नंबर यूजर से कुछ इनपुट लेते हैं, और फिर इफ कंडीशन लगी हुई है क्या कि इफ नंबर इज लेस देन 0 और नंबर इज ग्रेटर देन 100, यानी नंबर अगर 0 से छोटा हो या 100 से बड़ा हो, तो उसको आउटपुट कर दो कि नंबर इज नॉट बिटवीन 0 और 100, प्लीज ट्राई अगेन। यानी ये रिपीट अंटिल लूप के अंदर उन्होंने जो रेंज चेक लगाया वो क्या इंश्योर करने के लिए लगाया, ये इंश्योर करने के लिए कि यूजर का इनपुट जो है, यूजर जो भी नंबर बताए वो 0 और 100 के बीच में ही हो, और अगर 0 से छोटा या 100 से बड़ी वैल्यू वो एंटर करता है तो उसका उसका इनपुट रिजेक्ट हो जाए, उसको एरर मैसेज चला जाए, और उसको ये कन्वे हो जाए कि उसने दोबारा इनपुट देना है, ये इनपुट ठीक नहीं था। ठीक है, तो ये रेंज चेक की एग्जांपल इस तरह से हम यूज करते हैं अपने सूडो कोड्स में। और अंटिल के साथ क्या लगाया, अंटिल के साथ लगाया कि जब तक के नंबर ग्रेटर देन और इक्वल टू 0 या नंबर लेस देन इक्वल्स टू 100 ना हो जाए। ठीक है, अगर जब ये हो जाएगा तो फिर उसके बाद वो एक्सेप्टेबल हो जाएगा। अच्छा, लेंथ चेक क्या इंश्योर करता है, लेंथ चेक ये इंश्योर करता है। अच्छा, एक चीज और बता दूं आपको, जैसे रेंज चेक हम यूज तो इस तरह से करते हैं सूडोकोड में, वो आपने देख लिया, लेकिन इसकी प्रैक्टिकली एज अ यूजर आपने इसकी इम्प्लीकेशन कहाँ देखी होगी। फॉर एग्जाम्पल जैसे आप कोई फॉर्म फिल करने जा रहे हैं, इसी तरह से साइन अप का फॉर्म है फॉर एग्जाम्पल, ठीक है, और उसमें फॉर एग्जाम्पल आपकी एज पूछी हुई है, और आपने एज बाय मिस्टेक टाइपो हो गया और आपने अपनी एज बाय मिस्टेक लेट से 18 लिखनी थी, आपने दो दफा वन दबा दिया उसमें, वो 118 बन गई, यानी 118 बन गई। अब अगर उसमें रेंज चेक लगा हुआ होगा उस वेबसाइट के उस फॉर्म के उस पर्टिकुलर एज वाले बॉक्स के बैक एंड पर, तो वो आपको एरर मैसेज दे देगा जब आप सबमिट करेंगे, उसको रेड से हाईलाइट कर देगा कि हम इस एज के यूजर्स को कैटर नहीं कर रहे, या आपकी एज इतने से इतने के बीच में होनी चाहिए, वो रिजेक्ट हो जाएगी। ठीक है। अच्छा, इसी तरह से अब लेंथ चेक क्या इंश्योर करता है, जैसे इसके नाम से ऑब्वियस हो रहा है अली, लेंथ चेक ये इंश्योर करता है कि यूजर ने जो इनपुट दी वो स्पेसिफिक लेंथ की ही हो। ठीक है, जैसे ये पासवर्ड्स वगैरह में बहुत दफा आपने देखा, जब आप पहली दफा फॉर्म साइन अप कर रहे होते हैं जब भी, या अपना पासवर्ड चेंज करने के ऑप्शन पे जाते हैं, तो जब भी हर हर वेबसाइट का, हर प्लेटफॉर्म का अपना एक रूल होता है कि वो एक सर्टेन लेंथ का पासवर्ड चाह रहे होते हैं। ठीक है, अगर फॉर एग्जाम्पल किसी वेबसाइट ने ये रूल सेट किया हुआ है कि उनका पासवर्ड लेट से 8 कैरेक्टर्स का ही होना है, या आपके बैंक का पिन कोड जो है वो 4 डिजिट्स का ही होना है, तो अगर आप उस लेंथ से कम या ज्यादा कोई भी वैल्यू एंटर करेंगे, आप पिन कोड बैंक का 3 डिजिट का डालें या 4 से ज्यादा 5 6 7 का डालें, तो वो एक्सेप्ट नहीं करेगा। क्यों? क्योंकि वहां पर बैक एंड पर लेंथ चेक लगा हुआ है, जो क्या इंश्योर कर रहा है कि जो इनपुट लिया जाए यूजर से वो स्पेसिफिक लेंथ का ही हो। 4 डिजिट का लेना है तो 4 डिजिट का ही हो, 8 कैरेक्टर्स का पासवर्ड होना है तो 8 का ही हो, ना 8 से कम हो ना 8 से ज्यादा हो। अब इसकी सूडो कोड की एग्जांपल भी देख लें। जैसे यहाँ पे कहा उन्होंने, यूजर को आउटपुट दिया, पहले प्रॉम्प्ट दिया कि प्लीज एंटर योर 4 डिजिट बैंक पिन नंबर, रिपीट लूप स्टार्ट हुआ, और इनपुट लिया यूजर से पिन। अब इफ लेंथ ऑफ द पिन, अब लेंथ फंक्शन हमने पढ़ा है
आई थिंक कल ही मैंने आपको पढ़ाया है अपर केस, लोअर केस, लेंथ और सबस्ट्रिंग। तो लेंथ किस लिए होता है कि जिस वेरिएबल का नाम ब्रैकेट के साथ लिख दिया जाए उसमें मौजूद चाहे वो करेक्टर्स हैं चाहे वो डिजिट्स हैं उनकी लेंथ फाइंड आउट करने को, उनकी क्वांटिटी फाइंड आउट करने को। तो लिखा है यहाँ पे कंडीशनल स्टेटमेंट में, इफ लेंथ ऑफ द पेन इज नॉट इक्वल्स टू 4, यानी उनको वो ये चाह रहे थे कि जो उनका यूजर जो है वो अपना बैंक का पिन नंबर जो एंटर करेगा वो 4 डिजिट का होना चाहिए, और अगर 4 डिजिट का ना हो तो उसको एरर मैसेज जाए, उसको दोबारा एंटर करने का मैसेज कन्वे किया जाए। तो इसीलिए यहाँ पर लगाया क्या कि इफ लेंथ ऑफ द पिन इज नॉट इक्वल्स टू 4, देन आउटपुट क्या कर दो, योर पिन मस्ट बी 4 कैरेक्टर्स इन लेंथ, प्लीज ट्राई। ठीक है अली, इन दो में कोई कंफ्यूजन है तो पूछ लो बेटा, रेंज चेक और लेंथ चेक में। नहीं सर। ठीक है आगे चलते हैं। अब हम सिर्फ एक चेक डिजिट के अलावा सारे हम कर लेंगे, वो वाला क्यों नहीं करेंगे क्योंकि उसमें कुछ कॉन्सेप्ट्स इन्वॉल्व है जो एक और टॉपिक से थोड़ा सा लिंक करके। अच्छा, ये इन्होंने एक और एग्जांपल दी हुई है लेंथ चेक की कि इफ इनपुट पासवर्ड लिया, इफ लेंथ ऑफ पासवर्ड इज लेस देन 8 और लेंथ ऑफ पासवर्ड इज ग्रेटर देन 20, यानी अगर पासवर्ड 8 कैरेक्टर्स से छोटा है या 20 से बड़ा है, यानी इस केस में उन्होंने बता दिया था कि पासवर्ड जो है वो हमें 8 कैरेक्टर से छोटा नहीं चाहिए और 20 से ज्यादा का लेंथ का नहीं चाहिए, तो इस तरह से भी उन्होंने लेंथ चेक की कंडीशन बना के इफ स्टेटमेंट में लगा दी। अच्छा, अब टाइप चेक क्या होता है? टाइप चेक ये इंश्योर करता है, सीधी सी बात है, इसके भी नाम से ऑब्वियस है कि ये यूजर से जो इनपुट ले रहा होता है ये पर्टिकुलर टाइप का ही इनपुट चाहता है। फॉर एग्जाम्पल कहीं पर अगर यूजर से उसकी एज पूछ रही है तो एज डिजिट्स में ही लिखी जाए, एज कोई स्पेलिंग में ना लिख दे। अगर कहीं किसी से उसका नाम पूछा है तो नाम जो है वो कैरेक्टर्स में यानी अल्फाबेट्स में ही लिखा जाए, कोई गलती से भी या मजाक में भी या शरारत में भी नाम वाली जगह पर कोई डिजिट्स एंटर कर ही ना पाए, एरर आ जाए एंटर करके साथ ही। ठीक है, तो स्पेसिफिक टाइप को इंश्योर कराने के लिए हमेशा जो है वो टाइप चेक यूज किया जाता है कि किसी पर्टिकुलर फील्ड में, किसी पर्टिकुलर बॉक्स में किसी एक डेटा टाइप का ही इनपुट अगर हम चाह रहे हैं तो यूजर वैसा ही करके जाए। फॉर एग्जाम्पल शर्ट का साइज पूछा मैं तो उसको वहां पर सिर्फ सिंगल कैरेक्टर हम चाह रहे हैं कि सिर्फ यूजर एम या एस लिखकर आ जाए स्मॉल या मीडियम के हिसाब से, तो वहां पर कोई पूरा लिखकर आ रहा है या कुछ और चीज डिजिट वगैरह लिख रहा है तो वो रिजेक्ट हो जाए। अब जैसे यहाँ पर यूजर को आउटपुट दिया एंटर एन इंटीजर नंबर, तो भाई इंटीजर नंबर एक एंटर कर दो। ठीक है, अच्छा रिपीट लूप शुरू हुआ, इनपुट नंबर इनपुट ले लिया। अब इंटीजर नंबर मींस ऐसा नंबर जो कि होल नंबर हो जिसमें डेसिमल पार्ट ना हो। ठीक है, इसमें मुझे करेक्शन लग रही है, मतलब इफ नंबर इज नॉट इक्वल टू, अब नंबर नॉट इक्वल टू यानी डिव उन्होंने इस्तेमाल किया, और डिव इस्तेमाल करने के साथ ब्रैकेट के अंदर पहली चीज आती है वेरिएबल, जिसको जिसको यूज करवाना, जिसके ऊपर अप्लाई करवाना हो वो नंबर लिखा उसका नाम वेरिएबल, कॉमा 1। ठीक है, 1 मैंने कहा बताया था आपको कि अगर हमें होल नंबर चाहिए हो तो हम 0 लिखते हैं, और क्योंकि उसमें कोई डेसिमल पार्ट नहीं होता, अगर हम 1 लिख रहे हैं इट मींस 1 डीपी, 2 लिख रहे हैं इट मींस 2 डीपी। तो इस तरह से हम मेक श्योर करवा सकते हैं कि हमें जो यूजर की इनपुट हम ले रहे हैं वो पर्टिकुलर डेटा टाइप की है या नहीं है, और अगर नहीं होगी तो उसको मैसेज जाएगा कि भाई नॉट अ होल नंबर प्लीज ट्राई अगेन। ठीक है, यहाँ पे वैसे 0 आना चाहिए। सर ये तो आपने राउंड का बताया था क्या चीज? हाँ सॉरी, ये राउंड कि का बताया था। डिव जो है वो आमतौर पर सिर्फ क्वोशंट रिटर्न करता है और मॉड जो है वो रिमाइंडर रिटर्न कर रहा होता है। हाँ अच्छा, नहीं तो फिर भी डिव 1 ठीक है, 1 क्यों लिखा है बताए? ठीक लिखा है इन्होंने, 1 गलत नहीं लिखा। क्यों 1 लिखा बताए? यानी अगर वो नंबर 1 से डिवाइड हो जाए तो पूरा फिर वो पूरा, वन हाँ नंबर। बिल्कुल, इट सेल्फ से डिवाइड हो जाएगा तो उसके डिव में सिवाय 1 के कुछ और नहीं आ रहा होगा, इस तरह से उन्होंने सही लिखा है। ठीक है, अच्छा प्रेजेंस चेक, ये सिर्फ और सिर्फ प्रेजेंस को इंश्योर करता है। आपके साथ भी बहुत दफा हुआ होगा, गूगल फॉर्म आप फिल कर रहे हैं या कोई वेबसाइट का फॉर्म फिल कर रहे हैं, हमने सारे फील्ड्स फिल कर दिए और कोई एक फील्ड, कोई एक बॉक्स हम गलती से फिल करना भूल गए, ठीक है, या हमने जानबूझ के फिल नहीं किया, और हमने सबमिट पे जब क्लिक किया तो वो सबमिट नहीं होके देता, वो कहता है कि ऑल फील्ड्स आर मैंडेटरी, और आपकी ये जो मिसिंग फील्ड है उसको हाईलाइट कर देता है रेड से, और आपको कहता है कि आप इसको फिल करें देन सबमिट करें तो ये फॉरवर्ड होगा, ये सबमिट होगा, अदरवाइज नहीं होगा। तो ये उसको कैसे पता चला? क्यों? क्योंकि वहां पर उस फील्ड में भी और हर फील्ड में उस फॉर्म के अंदर
प्रेजेंस चेक लगा हुआ था। प्रेजेंस चेक इंश्योर करता है कि कोई फील्ड खाली ना रहे और हर फील्ड के अंदर कुछ ना कुछ डेटा एंटर जरूर हो, और ये प्रेजेंस वहां पे चाह रहा होता है, और प्रेजेंस को ही इंश्योर करता है। ऐसा ना हो कि कोई भी फील्ड जिसमें प्रेजेंस चेक लगा हो और यूजर उसको खाली छोड़ के चला जाए, ये इसके लिए एक्सेप्टेबल नहीं है, ये वहां पर एरर मैसेज देगा। ठीक है, अब इसको किस तरह से हम अप्लाई करवाते हैं सुडो कोड में? आउटपुट दिया, एंटर योर यूजर नेम, अपना यूजर नेम बताओ, रिपीट लूप शुरू हुआ, इनपुट यूजर नेम, ठीक है, इनपुट ले लिया इनपुट कमांड के थ्रू, फिर लिखा इफ यूजर नेम इज इक्वल्स टू, और स्पीच मार्क्स इन्वर्टेड कॉमा जो लगाए उसके उनको बिल्कुल चिपका के लगाया, क्लोज करके लगाया, विदाउट गैप लगाया, ये शो करने के लिए कि अगर यूजर नेम जो है वो खाली है, तो ये जो बिल्कुल चिपके हुए दो इन्वर्टेड कॉमा स्पीच मार्क्स है, ये शो करने के लिए, ये चेक करने के लिए कि क्या वो खाली तो नहीं है, यानी यूजर नेम की जगह यूजर ने कुछ भी एंटर, ऐसा तो नहीं खाली छोड़ के आ गया, कुछ भी एंटर नहीं किया। अगर ऐसा है तो फिर ये वाला उसको एरर मैसेज या कोई भी मुनासिब एरर मैसेज आप उसको दोगे कि प्लीज एंटर अगेन, यू कैन नॉट लीव दिस फील्ड एम्प्टी। सही है, तो ये है हमारा प्रेजेंस चेक। सर नॉर्मली तो सबमिट बटन दबाने के बाद आता है ना ये तो? हाँ, लेकिन सबमिट बटन लगाने के बाद तो वो चेकिंग शुरू होती है, लेकिन जिस किसी ने भी वो फॉर्म या वेबसाइट बनाई है उसने तो उसके बैकएंड पे पहले से लगाया हुआ है ना। तो इसी तरह आप भी या हम भी जब कोई प्रोग्राम बनाएंगे, हम तो उसका कोड लिखते वक्त हम उसके अंदर ही सब चीजें ऐड कर देंगे, लेकिन यूजर को इम्पैक्ट उसका नजर आता है जब वो चीज एग्जीक्यूट होती है। जैसे हम तो डिक्लेयर भी करते हैं, हम तो इनिशियलाइज भी करते हैं, हम आउटपुट की कमांड देके प्रॉम्प्ट देते हैं, फिर इनपुट कमांड लिखते हैं, लेकिन यूजर को क्या क्या चीजें इम्पैक्ट नजर आता है वो एग्जीक्यूशन के वक्त पे पता चलता है कि भाई डिक्लेरेशन और इनिशियलाइजेशन उसको स्क्रीन पर उसका कोई इम्पैक्ट नहीं दिखेगा, उसको सिर्फ आउटपुट में जो मैसेज है वो लिखा आएगा, फिर वो इनपुट जो कर देगा वो जाकर सेव हो जाएगी। तो इस तरह से कोई भी चीज हम बैकएंड पे जो लिख देते हैं तो यूजर एंड पर तो उसको एग्जीक्यूशन चलने के ऊपर जब वो रन होता है जब भी पता चल रही होती है। अच्छा भाई, फॉर्मेट चेक क्या चीज है? फॉर्मेट चेक ये है कि जब कोई यूजर्स की इनपुट हमें किसी पर्टिकुलर फॉर्मेट में ही चाहिए, फॉर एग्जांपल किसी हॉस्पिटल का एमआर नंबर है, किसी स्कूल का जो है वो जीआर नंबर या रजिस्ट्रेशन नंबर है बच्चों के, ठीक है, कोई एग्जाम कोड है या ऐसी कोई चीज है, तो उसमें कोई पर्टिकुलर फॉर्मेट चाहिए। फॉर एग्जांपल ईमेल एड्रेस है, अब ईमेल एड्रेस में कोई खाली अपना यूजर नेम लिखकर आ जाए, हमें वो नहीं चाहिए। हम चाह रहे हैं कि उसमें @ का साइन जरूर हो ताकि उसके बाद वो अपना डोमेन नेम भी लिखे। ठीक है, तो जब भी कोई पर्टिकुलर फॉर्मेट फॉलो करवाना हो कि यूजर इनपुट जो करे वो किसी पर्टिकुलर फॉर्मेट के अकॉर्डिंग करे, यानी फॉर एग्जांपल बाय द वे डेट की ही बात कर ले तो तारीख जो लिखी जाती है उसके भी अलग अलग फॉर्मेट चलते हैं दुनिया में। कहीं पर डेट और फिर मंथ और फिर ईयर लिखा जाता है, कहीं पे ईयर पहले और उल्टा फिर मंथ और फिर डेट भी लिखा जा रहा होता है। तो एक स्पेसिफिक फॉर्मेट कोई भी फॉलो करवाना हो उसके लिए हमेशा फॉर्मेट चेक ही यूज किया जाता है। सर आपने पहले जब समझा रहे थे तो आपने एग्जांपल केजी और पाउंड्स की दी थी। केजी और पाउंड्स की जब मैंने पहले कभी आपको ये पढ़ाया था? सर आपने पहले भी वो पढ़ाया था ना कि मैं भी आपको एक ओवरव्यू दे देता हूँ कि डेटा वैलिडेशन और डेटा थ्रूपुट क्या होता है। तो आपने 4 चेक्स पढ़ा दिए थे, फॉर्मेट, टाइप और लेंथ और रेंज। तो इसमें आपने फॉर्मेट में एग्जांपल दी थी केजी और पाउंड्स की। केजी और पाउंड्स की क्यों दी? कि अगर पाउंड्स में वैल्यू लिखनी है और आप केजी में लिख दो तो फिर वो बता देगा कि नहीं पाउंड्स में लिखनी है। केजी से पाउंड की कन्वर्जन आ सकती है, पाउंड से केजी की आ सकती है, जैसे सेल्सियस से फ़ारेनहाइट, फ़ारेनहाइट से सेल्सियस। फॉर्मेट में जो जैसे एग्जांपल लिखी हुई है ना, जैसे आइडेंटिफिकेशन कोड्स है, अब उसमें इसका फॉर्मेट अगर इस तरह से चल रहा है किसी ऑर्गेनाइजेशन में कि AP1234, अब 2 यानी पहले अल्फाबेट चाहिए, फिर 4 जो है वो डिजिट्स चाहिए। ठीक है, तो इस तरह का कोई फॉर्मेट फॉलो करवाना है या कोई भी फॉर्मेट फॉलो कराना है तो उसके लिए जो है हम फॉर्मेट चेक यूज कर रहे होते हैं। उसके लिए फिर हम डिफरेंट कंडीशंस या मल्टीपल कंडीशंस भी हमें लगानी पड़ जाती हैं। जैसे यहाँ पर अगर आप देखो तो एक एक्चुअल एग्जांपल में कि उन्होंने पहले आईडी नंबर का इनपुट दिया, ठीक है, और फिर उसके ऊपर सबसे पहले लेंथ चेक लगाया कि इफ लेंथ ऑफ आईडी नंबर इज नॉट इक्वल्स टू 6, अगर लेंथ उस आईडी नंबर की 6 के बराबर नहीं होती तो पहले तो ये मैसेज सीधा सीधा चला जाए कि आईडी मस्ट बी 6 कैरेक्टर्स लॉन्ग। अब देखिए फॉर्मेट चेक कर जो है वो 2-3 चीजें चेक कर सकता है।
जैसे ऊपर उन्होंने एग्जांपल दी, तो उसमें जैसे फॉर एग्जांपल यहाँ पर अगर आप देखो, अगर लेट से यही एग्जांपल हम ले लें AP 1 2 3 4, अब ये वाला फॉर्मेट इंश्योर करवाने के लिए दो चीजें चेक करनी पड़ेगी। एक तो ये कि इनकी टोटल लेंथ जो है वो 6 भी बन रही हो, ठीक है। अब 6 अगर है तो ठीक है, फिर अगला चेक लगेगा, और अगर 6 नहीं है तो ये यहीं पे रिजेक्ट हो जाएगा। तो पहले इसलिए लेंथ चेक लगाया कि ये 6 कैरेक्टर्स की लेंथ इसकी है कि नहीं, अगर नहीं तो ये यहीं पे रिजेक्ट हो जाए कि हमें तो 6 वाली लेंथ का ही चाहिए। और अगर 6 की लेंथ का है, फिर आगे चेक किया जाएगा कि अल्फाबेट्स हैं कहाँ पे हैं, कितने हैं नहीं है, डिजिट्स हैं कितने हैं नहीं है। तो सबसे पहले जो है वो लगा दिया क्या, लेंथ चेक, कि ये इंश्योर करवा लिया जाए कि जो उन्होंने आईडी नंबर अपना एंटर किया वो पूरा पूरा 6 है कि नहीं है। 6 है तो ठीक है, अदरवाइज ये वाला मैसेज चला। अब लेट से अगर 6 है, फिर उसके बाद अगला चेक क्या हो रहा है, पहले डिक्लेयर कर दिया, यानी उसको बता दिया, असाइनमेंट कर दी क्या, कि वैलिड करेक्टर्स कौन कौन से हैं, यानी ताकि वो इनके अलावा ए से लेके जी तक बता दिया कि ये सारे जो है वो वैलिड करेक्टर्स हैं, ताकि वो इनके अलावा कोई भी स्पेशल करेक्टर जैसे होता है कॉमा, सेमी कॉलन, एट द रेट, हैश वगैरह, ये ना इनके अलावा अगर कोई इनमें से एंटर करेगा तो वो इनवैलिड रिजेक्ट हो जाए। ठीक है, अच्छा, फिर एक वेरिएबल फर्स्ट करेक्टर के नाम से रखा, और उसमें सब स्ट्रिंग यूज करते हुए क्या बताया, सब स्ट्रिंग यूज करते हुए देखा क्या कि आईडी नंबर में से चेक करना है। आईडी नंबर में से कहाँ चेक करना है, पहली पोजीशन से चेक करना शुरू करना है, और सिर्फ पहले वाले को ही देखना है। ठीक है, ये भी बता दिया। अच्छा, फिर वैलिड करेक्टर जो है शुरू में जो है उसको एज फॉल्स रखा, क्योंकि शुरू में अभी जब हम चेक करने लगेंगे तो उसको हम फॉल्स रखेंगे, हम ये एज्यूम कर रहे हैं कि अभी वो ठीक नहीं है जब भी हम उसको चेक कर रहे हैं। तो ये थोड़ा थोड़ा इसमें एसेंस आ गया है उसका, आपके बबल सॉर्टिंग का एक टॉपिक होता है हमारा बबल सॉर्ट। उसमें हम पहले एक वेरिएबल इस तरह से इनिशियलाइज करवाते हैं, क्योंकि अभी वो नहीं पढ़ा तो थोड़ा सा आप यहाँ पे कंफ्यूज अभी हो सकते हो। खैर, तो उन्होंने शुरू में क्या कंडीशन लगाई वाइल लूप में, वाइल इंडेक्स इज लेस देन इक्वल्स टू लेंथ, और लेंथ में उन्होंने वैलिड करेक्टर्स चेक करवाए, और साथ साथ एक कंडीशन लगाई एंड, मैंने आपको बताया था बोथ वाला सिनेरियो होता है। ठीक है, और वैलिड करेक्टर्स जो है जब फॉल्स होंगे तो ये सारी चेकिंग कर रहे हैं, यानी ये पूरी कंडीशन जब यस होगी, ट्रू होगी, तो आगे वाली चीजें चेक की जाएंगी। यानी वाइल लूप का क्राइटेरिया ये होता है, उसकी प्रॉपर्टी ये होती है कि वो रिपीट ही जब होता है जब कंडीशन ट्रू रहती है, कंडीशन फुलफिल हो रही होती है। तो इसमें आगे उन्होंने फिर फर्दर अपने चेक्स लगवाए। इसकी डिटेल में मैं अभी आपको ज्यादा नहीं ले जा रहा, क्योंकि ये थोड़ा थोड़ा बबल सॉर्ट से अटैच है, तो आप इस पर कंफ्यूज हो जाओगे। अच्छा, उसके बाद फिर हमारा आखिरी बचा है कौन सा, चेक डिजिट। हाँ, चेक डिजिट भी मैंने आपसे कहा था कि इसमें आप जब चैप्टर 2 पढ़ोगे ना थोड़ा सा, तो इसका कनेक्शन वहां से है। मैं सिर्फ इसका डिस्क्रिप्शन आपको बता देता हूँ। चेक डिजिट से ये इंश्योर कर रहा होता है जैसे जैसे हमारा बुक्स वगैरह या हम कोई भी चीज खरीदते हैं उसके बैक एंड पे, बैक साइड पर बार कोड होता है, या बुक इंटरनेशनल जो बुक्स हैं उनके ISBN नंबर होते हैं, इंटरनेशनल स्टैंडर्ड बुक नंबर। तो ये उनके थ्रू कैलकुलेट करवाया जाता है चेक डिजिट। और चेक डिजिट किस लिए होता है, ये वेरीफाई करने के लिए कि ये बुक या ये प्रोडक्ट जो है ये ऑथेंटिक है या नहीं। ठीक है, ऑथेंटिसिटी चेक करने के लिए, यानी चेक डिजिट जो भी वहां पे गिवन होता है उसके थ्रू हम अपना एक चेक डिजिट प्रोग्राम या सॉफ्टवेयर कैलकुलेट करता है, और अगर दोनों वैल्यूज मैच करती हैं तो कंफर्मेशन हो जाती है कि ये जो बार कोड या ये जो ISBN नंबर लिखा गया है ये फेक नहीं, और ये जो बुक ओरिजिनल बुक का जो ओरिजिनल बार कोड ही है ये, और ये बुक जो है ये ऑथेंटिक है, ये कॉपी या डुप्लीकेट नहीं है। तो ये भी ऑथेंटिसिटी के लिए ही चेक डिजिट यूज किया जा रहा होता है। अच्छा, अब मैं आपको जल्दी से पहले ले जाऊंगा टाइप्स ऑफ टेस्ट डेटा की पे, फिर हम इनके क्वेश्चंस आज ही डिस्कस करेंगे पास्ट पेपर क्वेश्चंस। अच्छा, टाइप्स ऑफ टेस्ट डेटा में मैं ये आपको बता दूं कि हमने ये बात पढ़ी थी अली शुरू, बिल्कुल शुरू की क्लासेस में, PDLC प्रोग्राम डेवलपमेंट लाइफ साइकिल, या जिसको हम SDLC भी बोलते हैं, सिस्टम डेवलपमेंट लाइफ साइकिल। वहां पे हमने ये बात पढ़ी थी कि एनालिसिस की स्टेज होती है, फिर डिजाइन की स्टेज आती है, फिर कोडिंग की स्टेज होती है, और आखिर में टेस्टिंग की स्टेज होती है। ठीक है, टेस्टिंग की स्टेज किस लिए होती है कि भाई जो भी प्रोग्राम बना, जैसा भी प्रोग्राम बना, उसको टेस्ट करके देखा जाए, उसको चला के देखा जाए बिफोर, इससे पहले कि वो क्लाइंट जिसके लिए बनाया उसको हैंड ओवर करने से पहले खुद भी उसको अच्छी तरह से टेस्ट कर लिया जाए। ठीक है, अब जैसे आप ये सोचो कि
जब भी आप कोई स्कूल में छोटी क्लासेस में आप कोई साइंस फेयर वगैरह लगता था, उसके लिए कोई आपने साइंस प्रोजेक्ट बनाया होता था, तो इससे पहले कि आप एग्जीबिशन में डायरेक्टली जाके उसको प्रेजेंट करो, आप पहले उसको या आपके टीचर पहले उसको अच्छी तरह से टेस्टिंग से गुजारते थे, उसको टेस्ट करते थे कि भाई ये वहां पर मेन डिस्प्ले के टाइम पर वहां पर कोई एग्जीबिशन में गड़बड़ ना हो जाए, तो उसको अच्छे तरीके से डिफरेंट तरीकों से, डिफरेंट एंगल से, डिफरेंट क्राइटेरिया से चला चला के इसको चेक कर लो। इसी तरह कोई भी प्रोग्राम बनाया जाए, छोटा हो या बड़ा, आसान हो या मुश्किल, किसी भी टाइप का हो, उसको डिफरेंट तरह के टेस्ट डेटा देकर चेक किया जाता है, उसका रिस्पॉन्स देखा जाता है कि डिफरेंट सिनेरियोज में हमारा प्रोग्राम किस तरह से रिस्पॉन्ड और बिहेव कर रहा है। ठीक है, यानी फॉर एग्जांपल आपने साइंस फेयर में एक कोई ऐसा एक्सपेरिमेंट किया कि फॉर एग्जांपल इसके अंदर फला एसिड डाला जाएगा तो ये इस तरह से एक्सप्लोड करके बाहर आएगा और वो वॉल्केनो टाइप लगेगा, तो उसमें एसिड भी डाल के देखा जाए जो कि एक्सपेक्टेड चीज़ है, और एसिड के अलावा कोई सॉफ्ट ड्रिंक वगैरह भी डाल के देखी जाए कि सॉफ्ट ड्रिंक अगर डाल दी जाए तो क्या रिस्पॉन्ड होता है, और पानी भी डाल के देखा जाए कि पानी डालें तो क्या होता है। तो डिफरेंट तरीकों से जैसे हम किसी अपने फिजिकल एक्सपेरिमेंट को टेस्ट करके देखते हैं, तो इसी तरह से कोई भी प्रोग्राम हो उसको भी डिफरेंट तरह के टेस्ट डेटा देके उसका रिस्पॉन्स चेक किया जा रहा होता है। जैसे आपने ट्रेस टेबल के इतने सारे सवाल किए और आपने ये देखा कि जहां जहां भी आपने ट्रेस टेबल फिल किया, सॉल्व किया उसका सवाल, तो आपको प्रोग्राम दिया गया था इधर इन द फॉर्म ऑफ फ्लो चार्ट और इन द फॉर्म ऑफ सूडो कोड। इन बोथ द केसेस आपको साथ टेस्ट डेटा भी दिया गया था। ठीक है, अब टेस्ट डेटा वहां पे लेकिन आपको टाइप मेंशन नहीं थी, लेकिन अब हम यहाँ पे टाइप्स पढ़ेंगे। बहुत ही सिंपल, बहुत ही आसान सा टॉपिक है, 5 मिनट में कवर हो जाएगा, फिर हम इसके पास पेपर क्वेश्चंस देखते हैं। हम्म पहली टाइप है अली नॉर्मल टेस्ट डेटा की। नॉर्मल टेस्ट डेटा क्या होता है, यानी यूजर को जब भी ऐसा डेटा दे के, यूजर को नहीं सॉरी, प्रोग्राम को जब भी ऐसा इनपुट डेटा खुद से दे के चेक करके देखा जाए जो डेटा वो उसके लिए एक्सेप्टेबल हो, जो उसकी एक्सपेक्टेड रेंज में हो, यानी जैसा वो चाह रहा हो वैसा ही डेटा दे के देखा जाए, तो वो कहलाता है नॉर्मल टेस्ट डेटा। ऐसा डेटा क्यों दे के देख रहे होते हैं? क्यों? क्योंकि जब प्रोग्राम चलेगा, जब जो प्रोग्राम एक्चुअल में चाह रहा है जैसी इनपुट, ज्यादातर चांसेस है कि यूजर वैसी ही इनपुट देंगे, तो क्या वैसी यानी सही इनपुट्स को लेकर ये प्रोग्राम हमारा कैसा रिस्पॉन्ड करता है, ये भी तो देखना जरूरी है। तो इसलिए ऐसा डेटा जो वाकई एक्सपेक्टेड हो, यानी एज पूछ रहा है प्रोग्राम, तो एज सही से एंटर की गई हो, यानी डिजिट्स में लिखी गई हो। अगर नाम पूछ रहा है तो नाम अल्फाबेट्स में टाइप करके दिया जाए। ठीक है, फॉर एग्जांपल एवरेज अगर पॉइंट में चाही जा रही है तो कोई पॉइंट वाला नंबर ही दे के देखा जाए। ठीक है, या अगर मार्क्स 0 से लेके 100 के बीच में मांगे हैं तो 0 से लेके 100 के बीच का ही कोई नंबर एंटर करके देखा जाए। अगर सीनियर सिटीजन डिस्काउंट अबव 60 वालों को देना है उस प्रोग्राम ने, और एज पूछी जा रही है और वो प्रोग्राम एक्सपेक्ट कर रहा है कि एज अबव 60 की ही कोई एज होगी, तो अबव 60 ही की कोई एज डाल के देखी जाए। तो जब भी नॉर्मल या एक्सेप्टेबल रेंज के अंदर का कोई भी डेटा एज टेस्ट डेटा देके देखा जाए तो वो नॉर्मल टेस्ट डेटा कहलाता है। क्यों? क्योंकि वो विद इन द एक्सपेक्टेड रेंज ही होता है। क्लियर है ये अली? आगे जी हम सर, इसकी मगर बहुत फिर सारी ये एग्जांपल्स मगर फिर देखेंगे। ये वैलिडेशन से कैसे डिफरेंट हुआ? ये तो एक ही चीज़ है। वैलिडेशन से कैसे डिफरेंट हुआ? देखो, ये वो एग्जाम्पल वैल्यूज हैं जो एट द टाइम ऑफ रनिंग यूजर देगा या हम यूजर बन के देंगे, और फिर प्रोग्राम का रिस्पॉन्स देखेंगे। ठीक है, वैलिडेशन क्या है? वैलिडेशन तो वो हमारी एक्चुअल कोडिंग है, वो एक्चुअल सूडो कोड है जो प्रोग्राम के बनने के टाइम पर, जब हम डिजाइन कर रहे थे, जब हमने सूडो कोड बनाया, वो हमने उसमें लिखा। ठीक है, आपने जैसे मेरे साथ पहले सूडो कोड लिखना सीखा, तो सूडो कोड लिखते वक्त वक्त आपने अगर कोई ऐसी इफ स्टेटमेंट लगाई जो ये इंश्योर कर रही है कि यूजर के मार्क्स 0 और 100 के बीच में हो, तो आपका वो सूडो कोड लिखना वो वैलिडेशन था। ठीक है, अब प्रोग्राम बन गया और प्रोग्राम चल रहा है किसी भी तरीके से। ठीक है, या हम उसका ट्रेस टेबल ही फिल कर रहे हैं, तो आपने ट्रेस टेबल फिल करते वक्त मुझे कहा कि सर मुझे कोई टेस्ट डेटा तो दे, यानी जब इनपुट वाली लाइन आएगी सर वहां पे मैं क्या वैल्यू लिखूं जाके ट्रेस टेबल में। तो अब मैंने जो आपको अपने पास से वैल्यूज दी, अगर वो नॉर्मल रेंज में थी, वो 0 और 100 के बीच में है, तो इट मीन्स मैंने आपको जो एग्जाम्पल टेस्ट डेटा दिया
वो किस टाइप से बिलोंग करता है, वो नॉर्मल टेस्ट डेटा से बिलोंग करता है। ठीक है, अब बात समझ आई कि किस तरह ये और वो मुख्तलिफ हैं। वैलिडेशन सूडो कोड यानी बनाते वक्त जो उसके अंदर इनकलकेट की आपने लॉजिक, वैलिडेशन तो वो चीज़ है। ये क्या है, ये जब प्रोग्राम चला, चाहे एक्चुअल यूजर ने चलाया या अभी एक्चुअल यूजर की बात नहीं आई, हम खुद चला के देख रहे हैं उसको, अब खुद टेस्टिंग कर रहे हैं, तो जो इनपुट के टाइम पर हम डेटा प्रोवाइड कर रहे हैं यूजर बनकर, ये वो डेटा है, सही है, ये वो वैल्यूज होंगी। और वो कोडिंग थी वैलिडेशन, उधर वैल्यूज का कोई काम नहीं था, वो कोडिंग थी जो चेक करती थी हमारे मर्जी के मुताबिक चीज को वैलिडेट करवाती थी। सही है, बात समझ आ गई, इनका मेजर डिफरेंस पता चल गया। जी सर। अच्छा, एबनॉर्मल टेस्ट डेटा वो एग्जाम्पल टेस्ट डेटा होगा, वो वैल्यूज होंगी जो प्रोग्राम के लिए एक्सेप्टेबल नहीं है, उसकी एक्सपेक्टेड रेंज के बाहर की कोई भी चीज जो है वो क्या होगी, वो एबनॉर्मल टेस्ट डेटा की एग्जाम्पल होगी। अब इसी सिनेरियो में देख लें कि यूजर से मार्क्स एक्सपेक्ट किए जा रहे हैं कि वो 0 से 100 के बीच में कोई भी वैल्यू एंटर करेगा, तो वो नॉर्मल टेस्ट डेटा की एग्जाम्पल होगी। और 0 और 100 के बीच के अलावा, यानी 100 से आगे इन्फिनिटी तक कोई भी नंबर, या 0 से पीछे इन्फिनिटी तक कोई भी नंबर एंटर कर दे, वो सब एबनॉर्मल टेस्ट डेटा की एग्जाम्पल होंगी। ना सिर्फ ये, बल्कि अगर कोई नॉर्मल नंबर भी, यानी 0 से 100 तक एक्सेप्टेबल था लेकिन डिजिट में लिखना एक्सेप्टेबल था, अब उसने 50 तो लिखा, 50 वैसे तो एक्सेप्टेबल है, नॉर्मल रेंज के अंदर है, लेकिन उसने 50 लेट से स्पेलिंग में लिख के आ गया, तो ये भी एबनॉर्मल टेस्ट डेटा बन जाएगा। ठीक है, कोई भी और चीज लिख दे, स्पेशल कैरेक्टर्स डाल दे, कुछ भी और डाल दे, जो 0 और 100 के बीच में नहीं है, वो सब का सब जो है वो एबनॉर्मल टेस्ट डेटा ही कंसीडर होगा। और इसके सवालों में रीजन पूछी जाती है कि एबनॉर्मल या नॉर्मल टेस्ट डेटा क्यों देके देख रहे हैं भाई प्रोग्राम को, तो एबनॉर्मल की रीजन क्या होगी, टू चेक द रिस्पॉन्स ऑफ द प्रोग्राम, वेदर द प्रोग्राम इज रिजेक्टिंग इट और नॉट, if the user is giving the input which is not as per the acceptable range। ठीक है, ये देखे देखा जाता है कि व्हाट इज द रिस्पॉन्स ऑफ आवर प्रोग्राम। ऐसा तो नहीं है कि हमारा प्रोग्राम जिसने इनपुट लेने थे मार्क्स 0 से 100 के बीच में और यूजर ने 150 एंटर कर दिए और वो उसको भी रिजेक्ट नहीं कर रहा, उस पर भी कोई एरर मैसेज नहीं दे रहा और उस पर भी बाकी के काम किए जा रहा है, ग्रेड्स निकाल रहा है या कुछ भी कर रहा है, सब्जेक्ट टोटल निकाल रहा है, कुछ भी कर रहा है। ऐसा तो नहीं है कि वो 100 अबव वाले को या 0 बिलो वाले को भी कोई एतराज नहीं कर रहा उस पर और उसको भी उसी तरह एक्सेप्ट करके और उसके साथ आगे के मामला कर रहा है। ऐसा तो नहीं है, उसको रिजेक्ट करना चाहिए। ये चेक करना कि वो रिजेक्ट कर रहा है नहीं कर रहा, एबनॉर्मल टेस्ट डेटा इसलिए देखा जा रहा होता है हमारे प्रोग्राम में। ठीक है, कोई कंफ्यूजन इसमें नॉर्मल और एबनॉर्मल में अली? नहीं सर। अच्छा, फिर अगला आ जाता है हमारे पास एक्सट्रीम। एक्सट्रीम टेस्ट डेटा, ये वो वैल्यूज होती हैं अली जो कि एक्सेप्टेबल रेंज शुरू कहाँ से हो रही है और एक्सेप्टेबल रेंज खत्म कहाँ पर हो रही है। ये वो स्मॉलेस्ट यानी स्मॉलेस्ट अप्रूव्ड वैल्यू और लार्जेस्ट अप्रूव्ड वैल्यू। ठीक है, ये और बाउंड्री थोड़ा थोड़ा मिलता जुलते हैं, लेकिन मैं आपको पहले एक्सट्रीम थोड़ा सा एक्सप्लेन कर दूं। यानी अगर रेंज बताई भी है कि 0 से 100 तक ही यूजर ने मार्क्स एंटर करने हैं, तो सिर्फ 0 और सिर्फ 100, ये दो वैल्यूज जो है ये एक्सट्रीम डेटा भी कहलाएंगी। यानी ये आपकी नॉर्मल टेस्ट डेटा भी होंगी एक ही टाइम पर। नॉर्मल टेस्ट डेटा में तो सारी एग्जांपल सारी वैल्यूज हैं, 0 से लेके 100 तक के सारे नंबर्स ही नॉर्मल की कैटेगरी में आते हैं। लेकिन इनमें से दो नंबर ऐसे हैं, 0 जो कि मिनिमम छोटी से छोटी हमारी पहली एक्सेप्टेबल वैल्यू जहां से शुरू हो रही है वो 0 है, और आखिरी एक्सेप्टेबल वैल्यू उस रेंज की 100 जो कि आखिरी है। तो ये दो वैल्यूज सिर्फ हमारी एक्सट्रीम टेस्ट डेटा की एग्जांपल्स कहलाएंगी, कि क्योंकि ये हमारी सबसे जो मिनिमम एक्सेप्टेबल वैल्यू है उसकी बात हो रही है और जो सबसे आखिरी एक्सेप्टेबल वैल्यू है लास्ट उसकी बात हो रही है। तो ये एक्सट्रीम के एग्जांपल में सिर्फ ये दो वैल्यूज आएंगी। ठीक है, अच्छा, फिर बाउंड्री क्या चीज है? बाउंड्री टेस्ट डेटा इज सिमिलर टू एक्सट्रीम डेटा एक्सेप्ट दैट द वैल्यूज ऑन ईदर साइड ऑफ द मैक्सिमम एंड मिनिमम वैल्यूज आर टेस्टेड। अच्छा, बाउंड्री के अंदर, बाउंड्री वैसे तो किनारे को कहते हैं, ये भी एक्सट्रीम ही जैसा है लेकिन इसमें थोड़ा सा डिफरेंस आ जाता है। इसके अंदर फिर दो टाइप्स आती हैं फर्दर अली, बाउंड्री इंक्लूसिव और बाउंड्री एक्सक्लूसिव। बाउंड्री इंक्लूसिव मींस यानी अगर कहा जाए कि 0 से लेके 100 तक मार्क्स चाहिए यूजर से इनपुट लेना है, और बाउंड्री इंक्लूसिव मींस बाउंड्रीज को इंक्लूड करते हुए, यानी बाउंड्रीज कौन सी है, एक बाउंड्री 0 है लोअर साइड पर
और अपर साइड पर आप दूसरी बाउंड्री कौन सी है 100। तो बाउंड्री इंक्लूसिव अगर कहा जाए तो इट मींस यूजर को ये कहा जा रहा है कि उसने जीरो भी एक्सेप्टेबल होगा और 100 भी एक्सेप्टेबल होगा, ठीक है। और बाउंड्री एक्सक्लूसिव अगर कहा जाए बाउंड्रीज को हटा के, तो मतलब ये कि जीरो एक्सेप्टेबल नहीं होगा इधर से और दूसरी तरफ से 100 एक्सेप्टेबल नहीं होगा। एक्सेप्टेबिलिटी शुरू होती है 1 से लेके और खत्म होती है 99 पर जाकर। ये कॉन्सेप्ट है बाउंड्री इंक्लूसिव और बाउंड्री एक्सक्लूसिव का, ठीक है। अब बताएं कोई कंफ्यूजन इन सारों में, फिर हम इनके पास पेपर क्वेश्चंस पे चलते हैं। सर ये नहीं समझ आया आपने जो बाउंड्री इंक्लूसिव और एक्सक्लूसिव। देखो कुछ वैल्यूज ऐसी होंगी जो एक वक्त में मल्टीपल उनको नाम दिए जा सकते हैं। फॉर एग्जांपल अगर मैं एक वैल्यू की बात करूं, सिनेरियो वही है, 0 से लेके 100 तक एक्सेप्टेबल है लेट्स से, ठीक है। अगर ये कहा जाए कि 0 एक यूजर ने एंटर किया, इसमें दो तरह के सवाल आते हैं अली। एक तो ये कि वो रेंज बताकर आपसे कहते हैं कि टाइप बता देते हैं कि एक एक सेट ऑफ एग्जांपल दे दें नॉर्मल टेस्ट डेटा की, एक सेट ऑफ एग्जांपल देते हैं एबनॉर्मल की और एक देते हैं एक्सट्रीम की, ठीक है। एक तो आपसे टाइप आपको बोल के आपसे एग्जांपल एक्चुअल टेस्ट डेटा की वैल्यूज मांगते हैं। दूसरा ये होता है कि वैल्यूज दे देते हैं और आपसे पूछते हैं कि इनके नाम बताएं, कौन सा नॉर्मल है, कौन सा एबनॉर्मल है, कौन सा एक्सट्रीम है, कौन सा बाउंड, ठीक है। तो ये दो तरह के सवाल आते हैं। अब इसमें ये हो सकता है कि अगर उन्होंने फॉर एग्जांपल 0 एक वैल्यू दी और आपसे कहा कि बताएं ये इसकी कौन सी टाइप है, तो आप 0 को एक ही वक्त में नॉर्मल भी कहेंगे और आप 0 को एक ही वक्त में एक्सट्रीम भी कहेंगे, ठीक है। अगर उन्होंने ये क्राइटेरिया बताया हुआ है बाउंड्री इंक्लूसिव और बाउंड्री एक्सक्लूसिव, सिर्फ उस सिनेरियो में होता है जहां पे अगर वो कह दे कि 0 से लेके 100 तक बाउंड्री इंक्लूसिव डेटा यूजर से लेना है आपके लिए अलाउ। अब आप वैल्यूज दें। अब आप बाउंड्री इंक्लूसिव क्योंकि कहा, तो आप 0 से लेके 100 तक के बीच में कोई भी वैल्यू देंगे वो नॉर्मल होगी। अगर आप सिर्फ 0 और सिर्फ 100 वैल्यू लिखते हैं तो वो एक ही वक्त में ये दो वैल्यूज एक्सट्रीम डेटा की भी एग्जाम्पल है और बाउंड्री इंक्लूसिव की भी एग्जाम्पल है। जीरो वैल्यू, सिर्फ जीरो वैल्यू और सिर्फ 100 वैल्यू की बात कर रहा हूँ। ये दोनों वैल्यू एक्सट्रीम क्यों है? क्योंकि ये सबसे छोटी एक्सेप्टेबल और सबसे आखिरी बड़ी एक्सेप्टेबल वैल्यू है, इस लॉजिक से ये एक्सट्रीम है। और बाउंड्री इंक्लूसिव और बाउंड्री एक्सक्लूसिव भी क्यों है ये दोनों? क्योंकि इन्होंने बता दिया था कि 0 से लेकर 100 तक का डेटा सारा आप ले सकते हो उस बीच में। तो ये हमारी बाउंड्री वो वाली बाउंड्री है जिसको हम शामिल कर सकते हैं। यानी 0 को उन्होंने निकाल कर नहीं कहा कि 1 से लेना शुरू करो, इसी तरह 100 को उन्होंने निकाल कर नहीं कहा कि 100 को हटा के 99 तक ले सकते हो। इंक्लूसिव कहा था तो इसलिए हम 0 वैल्यू को और 100 को बाउंड्री इंक्लूसिव और बाउंड्री इंक्लूसिव भी कहेंगे, नाम देंगे, साथ साथ एक्सट्रीम का नाम भी इनको देंगे, ठीक है। और अगर कोई वैल्यू हम इस रेंज के अलावा डाल देते हैं 156 -29, ये सारी हमारी एबनॉर्मल की कैटेगरी की एग्जांपल्स बन जाएंगी, ठीक है। अब जरा सवाल हम देखते हैं, फिर आपको फर्दर जो कंफ्यूजन रह गए हैं वो वहां पे क्लियर हो जाएंगे जब आपके सामने एक्चुअल सवाल आएंगे। एक सेकंड में जरा निकाल लूँ क्वेश्चंस, उसी आप भी अपने पास खोल लो, वो जो मैंने आपके साथ एक डॉक्यूमेंट शेयर किया हुआ है उसी में से मैं आपको कराऊंगा क्वेश्चंस।
सर पेज 11 पे है। पेज 11 क्वेश्चंस जहाँ पे आप कह रहे हो। जी सर। हाँ, एक नजर शेयर करना। देखो, अगर इसकी डिस्क्रिप्शन की सिर्फ मैचिंग की बात कर लें, अभी 4 मार्क्स का है, मुझे बताओ जल्दी से कि एबनॉर्मल वाले की डिस्क्रिप्शन कौन सी है। सर वैल्यू दैट इज रिजेक्ट। वैल्यू दैट इज रिजेक्टेड, ठीक है। बाउंड्री वाली कौन सी होगी। ये सेकंड वाला होगा। वैल्यू दैट तो इज द हाईएस्ट और द लोएस्ट वैल्यू टू बी एक्सेप्टेड एंड द कॉरस्पॉन्डिंग लोएस्ट और हाईएस्ट वैल्यू, हाँ ठीक है। और एक्सट्रीम पर कौन सी होगी। सर ये वाली वैल्यू दैट इज हाईएस्ट और लोएस्ट टू बी एक्सेप्टेड। ये वाली बाउंड्री की होगी और ऊपर वाली एक्सट्रीम की होगी अभी, सर क्योंकि तो वो तो रिजेक्ट नहीं होती ना एक्सट्रीम। एक्सट्रीम रिजेक्ट नहीं होती ना। हाँ, एक्सट्रीम तो रिजेक्ट नहीं बाउंड्री तो होती। वो एक्सट्रीम सबसे छोटी एक्सेप्टेबल और सबसे बड़ी एक्सेप्टेबल वैल्यू होती है। और बाउंड्री एक्सक्लूसिव एट टाइम्स ये होता है कि रिजेक्ट भी हो जाती है। ठीक है, सर तो ही ना बाउंड्री सेकंड वाला होगा ना। इस पे देखो लिखा हुआ है वैल्यू दैट इज द हाईएस्ट और लोएस्ट वैल्यू टू बी एक्सेप्टेड एंड द कॉरस्पॉन्डिंग लोएस्ट और हाईएस्ट वैल्यू टू बी रिजेक्टेड। ठीक है, ये बात तो समझ आ रही है, लेकिन एक्सट्रीम वाले में आप क्या कह रहे हो। कि लास्ट वाला है। हाँ, ये है। इससे पहले आपने दूसरा कुछ कह दिया, वैल्यू दैट इज द हाईएस्ट और लोएस्ट वैल्यू टू बी एक्सेप्टेड, ठीक है। और नॉर्मल अ वैल्यू दैट इज एक्सेप्टेड। अच्छा, अब नीचे वाले पर आ जाते हैं। वो हमसे डेटा मांग रहे हैं यहाँ पर, और उन्होंने रेंज बता दी है कि 5 to 10 इंक्लूसिव हो। आइडेंटिफाई एन एग्जाम्पल ऑफ सुटेबल टेस्ट डेटा। एक एक एग्जाम्पल देनी है, एक एक का एक एक नंबर है, 4 मार्क्स का है। तो बता दें एक एग्जाम्पल एबनॉर्मल में क्या वैल्यू लिख देंगे हम, क्या वैल्यू लिख 11। सकते। कोई भी वैल्यू जो कि 5 और 10 के अलावा हो, वो एबनॉर्मल की एग्जाम्पल हो गई, ठीक है। बाउंड्री में क्या लिख देंगे, 10 ठीक है। और एक्सट्रीम में क्या लिख देंगे, और 10। 10 भी लिख सकते हैं, 5 भी लिख सकते हैं। और नॉर्मल में कोई भी वैल्यू इनके बीच की, सही है, 6 7 8 कोई भी। अच्छा जी, उसके बाद ये पूछ रहे हैं कि हाँ, वेरिफिकेशन गिव द नेम्स ऑफ 2 डिफरेंट वैलिडेशन चेक्स एंड स्टेट द पर्पस ऑफ ईच वन। अब आप चाहे इसमें लेंथ चेक बताएं, रेंज चेक बताएं, टाइप चेक बताएं, फॉर्मेट चेक, ये सारे आप इसमें से एक नाम लिखने का एक नंबर, और उसके साथ उसकी भी डिस्क्रिप्शन भी, उसका पर्पस भी बताना है। वेरिफिकेशन चेक का एक नाम बता दें। वेरिफिकेशन में हमने कौन सी 2 टाइप्स पढ़ी हैं अभी, डबल एंट्री मेथड और स्क्रीन चेक। स्क्रीन या विजुअल चेक, ठीक है। द डिफरेंस बिटवीन वैलिडेशन और वेरिफिकेशन, ये बहुत काम का सवाल है कि वैलिडेशन और वेरिफिकेशन में डिफरेंस क्या है। हम इसको सिंपल वर्ड्स में यूं कहेंगे कि वेरिफिकेशन इज जस्ट टू कंफर्म वेदर द डेटा एंटर्ड इज एज पर द सोर्स डॉक्यूमेंट और वेदर एज इट इज इंटेंडेड टू बी और नॉट। यानी डेटा जो है वो सोर्स डॉक्यूमेंट से अगर आप देख के कर रहे हैं या जैसा आपने करना था वैसा किया या नहीं किया, वेरिफिकेशन सिर्फ ये चेक करता है। जबकि वैलिडेशन क्या वैलिडेट करता है, वैलिडेशन एक्चुअली वैलिडेट्स वेदर द डेटा इज करेक्ट और इनकरेक्ट, लॉजिकल और इनलॉजिकल है, सेंसेबल है कि नहीं, एज पर द एक्सेप्टेबल क्राइटेरिया है कि नहीं, ये सारा वैलिडेशन के स्कोप में आ जाता है, ठीक है। अच्छा जी, प्रोसीजर फंक्शन तो अभी आपने नहीं पढ़ा जी। अब वो यहाँ पर टाइप बताकर हमसे एग्जाम्पल वैल्यूज मांग रहे हैं। वो कह रहे हैं रूटीन चेक्स द वेट ऑफ द मेलन्स टू बी सोल्ड। रूटीन मतलब एक प्रोग्राम या उसका कुछ पोर्शन। मेलन्स वेइंग अंडर 0.5 kg आर रिजेक्टेड एंड मेलन्स वेइंग ओवर 2 kg आर आल्सो रिजेक्टेड। यानी उन्होंने एक्सेप्टेबल रेंज इनडायरेक्टली हमें बता दी कि एक्सेप्टेबल रेंज है 0.5 से लेके 2 kg तक। क्यों, क्योंकि वो कह रहे हैं कि अंडर 0.5 भी रिजेक्ट होनी चाहिए और अबव 2 kg भी रिजेक्ट होनी चाहिए। तो एक्सेप्टेबल रेंज यानी इनके बीच में हुई 0.5 से लेके 2 kg तक। अब नॉर्मल की कोई एक एग्जांपल वैल्यू दे दें। सर नॉर्मल की 1 होगी, एक्सट्रीम की 2 होगी और ठीक है, एबनॉर्मल की 3 होगी। सही है। अच्छा जी, इसी तरह से फिर वो कह रहे हैं कि रूटीन चेक्स द एज एंड द हाइट ऑफ द चिल्ड्रन हु आर अलाउड टू एंटर अ प्ले एरिया
द चिल्ड्रन मस्ट बी लेस देन 5 years ऑफ एज एंड अंडर 1 meter इन हाइट, यानी एज जो है वो 5 years से कम होनी चाहिए और हाइट जो है वो 1 मीटर से एज जो है 5 years से कम हो और हाइट 1 मीटर से कम हो। और उन्होंने टेस्ट डेटा खुद दिया, हमसे उसकी टाइप पूछी, उन्होंने कहा कि एज 3 years है, ठीक है, और हाइट 0.82 है। तो आपके ख्याल में ये कौन सी टाइप का टेस्ट डेटा है? सर नॉर्मल। नॉर्मल है, क्योंकि एज भी एक्सेप्टेबल रेंज के अंदर है और हमारा जो हाइट है वो भी एक्सेप्टेबल रेंज के अंदर ही है, ठीक है। तो इस तरह के अली इसमें क्वेश्चंस आते हैं। आई होप इतना कोई मुश्किल नहीं लगा होगा आपको। तो इसी तरह से सर मैं अब ये बता आपको, इजी है ना? तो ये इसके नीचे वाला बता दें। इसके नीचे वाला प्रोवाइड 2 एडिशनल सेट्स वाला, नहीं गिव अ रीजन फॉर हाँ यूजिंग दिस रीजन मैंने आपसे टेस्ट। कहा था, रीजन अक्सर पूछते हैं। अब टाइप हमारी निकली है नॉर्मल, तो रीजन क्या देंगे आप कि नॉर्मल टेस्ट डेटा इज गिवन टू टेस्ट whether the program is responding in an acceptable when the data is entered as per the acceptable range, so whether the program is responding in an reasonable manner or not, whether it is accepting the data in which is in the acceptable range or not। जब हम एक्सेप्टेबल रेंज के अंदर डेटा देते हैं तो हम यही चाहते हैं ना कि प्रोग्राम उसको एक्सेप्ट कर ले और उसको प्रोसेस कर दे, तो यही चेक करवाने के लिए नॉर्मल। और अगर एबनॉर्मल की रीजन मांगे तो आप ये देखो, ये लिखोगे कि एबनॉर्मल टेस्ट डेटा इज गिवन टू द प्रोग्राम टू चेक वेदर द प्रोग्राम इज रिजेक्टिंग इट और नॉट, ठीक है। वो ये देखे, ये इसलिए दिया जाता है एबनॉर्मल टेस्ट डेटा, ये देखने के लिए कि प्रोग्राम उसको रिजेक्ट कर रहा है या नहीं कर रहा रिजेक्ट, ठीक है। चलो बेटा क्लास को एंड करते हैं। अब ये कि हमारी आज जो है एक्स्ट्रा क्लास हो गई, कल फिर हम ये कि थोड़े से क्वेश्चन उसके कर लेंगे पहले, क्या कहते हैं अपना, इससे पहले मैं क्या पढ़ा था, वैलिडेशन वेरिफिकेशन, उसके भी क्वेश्चंस करके फिर मैं आपको चाहूँगा कि कल और परसों की क्लास में एक दिन मैं आपको करा दूँ फंक्शंस एंड प्रोसीजर्स। वो टॉपिक जब हमारा हो जाएगा फिर आपको मैं सिनेरियो बेस्ड क्वेश्चन इंशाल्लाह स्टार्ट करवा पाऊंगा। तो कल फिर हम पहले ये करते हैं कि कल की क्लास में सिर्फ और सिर्फ फंक्शन एंड प्रोसीजर, वो लंबा टॉपिक है थोड़ा सा, और उसकी प्रैक्टिस वो कल की क्लास में हम इंशाल्लाह पूरा कर लेते हैं, ठीक है। सही सर। चलिए ओके बेटा, एक अल्लाह हाफिज़।